अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी चेंजेस इन कॉर्पोरेट टू फाइनेंस एक्ट 2022 इन केस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो चलें आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले सेक्शन 2 में बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन ऐड हो गई है। इसमें यह है कि जी ऐसा पर्सन जो कंपनी या एओपी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करे और उसकी शेयर होल्डिंग 25% या इससे एक्सीडिंग हो। डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन ऐड कर दी गई है जी ऐसा पर्सन जो जिसको मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर या एनी अदर पर्सन किसी एरिया में गुड्स फर्दर सप्लाई करने के लिए रखे। स्वैप एजेंट की सिंक्रोनाइज विदहोल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेमेंट सिस्टम एजेंट की डेफिनेशन ऐड कर दी गई है और इसके लिए एक सेक्शन भी ऐड कर दिया गया है और ऐसे पर्सनस को बोर्ड स्पेसिफाई करेगा, यानी कि इसके बारे में अभी कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन स्वैप एजेंट्स होंगे। टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सनस, कुछ पर्सनस पे टैक्स लगाया गया है जिनकी हाई अर्निंग इनकम है और इसमें कौन कौन सी इनकम शामिल होंगी। इसमें जी प्रॉफिट ऑन डेट शामिल है, आपका कैपिटल गेन है, डिविडेंड है, ब्रोकरेज एंड कमीशन है, आपकी टैक्सेबल इनकम है अदर देन ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज है, इम्प्यूटेबल इनकम है और इनकम कंप्यूटेड अदर देन ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, amortization एंड बिजनेस लॉसेज इन केस ऑफ आपकी बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज। अच्छा अब ये सेक्शन 4C में किस पे टैक्स लगेगा। ऐसे ऐसे पर्सनस जिनकी इनकम 0 से 150 मिलियन तक है उन पे कोई टैक्स नहीं है। जिनकी इनकम 150 मिलियन से 200 मिलियन तक है उनकी इनकम पे टैक्स लगेगा 1%। देन आपका 200 से लेके 250 मिलियन तक है 2%, 250 से लेके 300 तक है 3% और एक्सीडिंग 3 मिलियन है जी ये 4%। तो ये स्लैब जा रही है जी 4% तक हाईएस्ट जो है। अच्छा इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन पे स्पेसिफिकली 10% लगेगा। इनमें आपकी एयरलाइन है, ऑटोमोबाइल, बेवरेजेस, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, टोबैको, फर्टिलाइज़र, आयरन एंड स्टील, एलएनजी, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोलियम, गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स, शुगर एंड टेक्सटाइल। और इसके अलावा जो बैंकिंग कंपनी है इसके लिए सुपर टैक्स जो है आपकी हाई अर्निंग पर्सन पे जो टैक्स है वो 10% है फॉर टैक्स ईयर 2023, यानी इसके बाद जो टैक्स लगेगा वो आपका 4% या इस स्लैब के हिसाब से लगेगा, लेकिन टैक्स ईयर 2023 के लिए इस पे 10% है जो ये बाकी स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए। अच्छा टैक्स ऑन सर्टन पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट पर्सनस, इसमें कुछ ऐड कर दिया गया है जैसे कि फी फॉर मनी ट्रांसफ़र, कार्ड नेटवर्क, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो आपके बैंक बाहर पे करते हैं। इसके अलावा जो रॉयल्टी है इस पे आपका 10%, पहले 5% था वो 10% कर दिया गया है। तो इस हिसाब से जो फ़ी रॉयल्टी और फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है इस पर 15% और फ़ी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज पे 10%, फ़ी फॉर मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशंस, कार्ड नेटवर्क, पेमेंट गेटवे सर्विसेज जो हमारे बैंक्स पे करते हैं बेसिकली वीज़ा को या मास्टर कार्ड को, उस पे ये लग जाएगा जी 10%। अच्छा डीम्ड इनकम का एक कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है कि आपकी जो 5% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है उस पर 20% टैक्स लगेगा, यानी कि इफेक्टिवली ये 1% हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ नहीं है या किन किन प्रॉपर्टीज़ पे टैक्स अप्लाई नहीं होगा। वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन, आपने कोई एक कैपिटल एसेट ऑन किया हुआ है, प्रॉपर्टी है, इसमें आपके स्टॉक्स हैं एंड सो ऑन। सेल्फ ओन्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी where the business is carried out by a person appearing on the ATL at any time। अच्छा जी आपने कोई बिजनेस प्रॉपर्टी आपने ऑन की हुई है। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड है एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड लैंड एनेक्स देयर टू, कैपिटल एसेट्स एलोकेटेड टू शहीद आर डिपेंडेंट्स ऑफ अ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, जो शोहदा के एसेट्स हैं उन पे नहीं होगा। ऐसा पर्सन जो डिपेंडेंट है किसी ऐसे पर्सन पे जो सपोज इसका फादर या गार्डियन डाई कर गए इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अ वार वॉन्टेड पर्सन वाइल इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म पर्सन जो गाजी हैं
जो ज़ख्मी हो गए हैं सर्विसेज में, फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, आर्म फोर्सेस में, एक्स सर्विसमैन of armed forces in federal government, provincial government, being original allotee of the capital asset duly certified by the allotment authority, जिन्होंने जो ओरिजिनल अलॉटी हैं, जिन्होंने किसी सोसाइटी में प्लॉट लिया और उनका नाम निकला। एनी प्रॉपर्टी विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेविएबल इज पेड देयर ऑन। अगर किसी प्रॉपर्टी पे किसी और सेक्शन के तहत टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है, जैसे सेक्शन 15 है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो वो इस सेक्शन से निकल जाएगी। कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 2236 के हैज़ बीन पेड। आपने 236 के आपने परचेज पे, प्रॉपर्टी की परचेज पे टैक्स पे किया है, तो उस साल में ये एसेट इस एसेट्स की लिस्ट में से निकल जाएगा। इस पे डीम्ड इनकम पे टैक्स नहीं होगा। अच्छा, और अगर आपके टोटल एसेट्स की, कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू 25 मिलियन से कम है तो भी उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन पे अप्लाई नहीं होगा। लोकल अथॉरिटीज़, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इन पे ये अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट इसमें से किसी पर्सन को निकाल सकती है, किसी को इंक्लूड कर सकती है। अच्छा, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन वही है जो आपके कैपिटल गेन वाले सेक्शन में डिफाइन की गई है। कैपिटल एसेट्स means property of any kind held by a person whether or not connected with the business but does not include stock in trade, consumable stores or raw material held for the purpose of business। इसमें आपके जो स्टॉक्स हैं, स्पेयर्स हैं, वो इसमें नहीं आएंगे। मतलब रॉ मटेरियल आपका इसमें नहीं आएगा जो आपने सेल और रीसेल के लिए रखा हुआ है। एनी शेयर, स्टॉक्स और सिक्योरिटीज, एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन। आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं आएगी क्योंकि उस पर आप पे, जैसे कि बिल्डिंग है, उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, तो वो भी इसमें नहीं आएगी। इसमें सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी आएगी, आपकी बिल्डिंग आएगी, क्योंकि कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में उन्होंने शेयर्स को भी एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी पे लगेगा। एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन्ड इन क्लॉज 1, 2 और 3। अच्छा, मूवेबल एसेट्स बेसिकली आपकी गाड़ी, कार, बाइक, इस तरह की चीज़ें हैं जिन पे जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती। मसलन कि आपकी पर्सनल कार जो है उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता, इसलिए वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है। अच्छा, फार्म हाउसेज हैं, फार्म हाउस को भी इंक्लूड किया गया है इसमें कि फार्म हाउस पे भी आपकी डीम्ड इनकम लगेगी। फार्म हाउस मीन्स अ हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन अ मिनिमम एरिया ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड विद अ मिनिमम कवर्ड एरिया ऑफ 5000 स्क्वायर फीट। 2000 स्क्वायर यार्ड के एरिया पे कंस्ट्रक्टेड हो, लेकिन मिनिमम एरिया जो है कवर्ड जो है 5000 स्क्वायर फीट हो, अंडर अ सिंगल ड्वेलिंग यूनिट, एक यूनिट पे, provided that there are more than one dwelling units in a compound and the average area of compound is more than 2000 square yards for a dwelling unit, each one of such dwelling units shall be treated as a separate farmhouse। तो इस प्रोवाइजो के बारे में आपको जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग डील कर रहे हैं वो आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे। तो सेक्शन 21 में 3 चेंजेस आई हैं। सबसे पहले तो जो आपको एनी अमाउंट in excess of 50% of contribution made by a person to an approved gratuity fund, approved pension fund or approved superannuation fund, अगर आप 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में, पेंशन फंड या सुपरएनुएशन फंड में, तो वो उससे एक्सीडिंग नहीं मिलेगी आपको। इसके अलावा एक सेक्शन है, एक क्लॉज थी L, जिसमें आपको पता है कि जो एक सिंगल अकाउंट ऐड में आपके एक्सपेंडिचर 2,50,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए कंपनी के केस में। इसके अलावा सिंगल अकाउंट ऐड में 25,000 और 25,000 से ज़्यादा इन कैश में एक्सीड नहीं करने चाहिए थे, लेकिन अब उन्होंने वो सेक्शन स्पेसिफिकली कर दिया है अदर देन कंपनीज़ के लिए। कंपनीज़ के लिए एक नया सेक्शन ऐड किया है, सब सेक्शन ऐड किया गया है LA इन सेक्शन 21। अब इसमें है जी कि पेमेंट जो है आपने डिजिटल मीन से करनी है। पेमेंट आप करेंगे डिजिटल मीन से, और
कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन अंडर अ सिंगल अकाउंट एट 2.5 लाख से ज़्यादा एक्सीड ना करे। मतलब कि आप 2.5 लाख तक, सपोज आपका एक अकाउंट है इंटरटेनमेंट, आप उसमें 2.5 लाख कर सकते हैं पेमेंट कैश में, उससे एक्सीडिंग आप कैश में नहीं कर सकते। इंटरटेनमेंट है आपका, ट्रैवल एंड कन्वेंस है आपका, मेंटेनेंस है एंड सो ऑन। अच्छा, ये सब सेक्शन जैसे ही वो सेक्शन एल था उसी तरह ये भी इन पे नहीं लगेगा। एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 25,000, आप 25,000 तक कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट, ट्रैवल, पोस्टेज, पेमेंट ऑफ टैक्सीज, ये आप पहले भी कर सकते थे कैश में, और इस सब सेक्शन में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, मतलब कि आपने ई बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करनी है, इसकी डेट जो है ये बोर्ड नोटिफाई करेगा। इसकी कोई भी अभी डेट नोटिफाई नहीं की गई। अच्छा, ऐसा पर्सन जिसने इंटीग्रेट करना था एफबीआर के पीओएस सिस्टम के साथ लेकिन उसने नहीं किया, उसको एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएंगे, प्रोवाइडेड एट के ये डिसअलाउंस जो है वो सिर्फ 8% तक होगी। अच्छा, पेमेंट ऑफ सैलरीज जो है 25,000 से एक्सीडिंग आपने करनी थी थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल, लेकिन अब इसमें डिजिटल मीन्स भी ऐड कर दिया गया इन एडिशन टू मेड थ्रू अदर बैंकिंग चैनल्स। तो ये स्पेसिफिकली इन्होंने कंपनीज के लिए ऐड किया गया, जो सेक्शन एल आपको पता ऐड किया गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन में पहले था कि आपने 50% ऑफ डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज और 50% ऑफ डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल आपको मिलेगी, लेकिन अब इन्होंने वो जो प्रोवाइजो थी वो डिलीट कर दी है। तो अब आपको 100% डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज और नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, मतलब कि पुराने की तरह आपको डेप्रिसिएशन मिला करेगी। इसके अलावा जब हम व्हीकल लेते थे तो वो व्हीकल की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर देता था अप टू 2.5 मिलियन, मतलब कि 2.5 मिलियन तक ही हमें डेप्रिसिएशन मिलती थी और 2.5 मिलियन तक ही हम उसका गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कंप्यूट करते थे, उस पर रिस्ट्रिक्ट करके उस वैल्यू पे। लेकिन अब उस वैल्यू को 7.5 मिलियन तक कर दिया गया कि मतलब हम कोई व्हीकल लेते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए तो उसको हम उसकी वैल्यू को 7.5 मिलियन तक उस पर हमें डेप्रिसिएशन मिल सकती है। अच्छा, इनिशियल अलाउंस में पहले प्रॉपर्टी बिल्डिंग ऐड थी लेकिन उसका रेट थर्ड स्केड्यूल में 0 किया हुआ था, लेकिन अब इसने स्पेसिफिकली उसको एक्सक्लूड कर दिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकली उसकी डेफिनेशन को इनलाइन करने के लिए, क्योंकि थर्ड स्केड्यूल में तो पहले ही उसको 0% उसका रेट रखा हुआ था बिल्डिंग का। अच्छा, कैपिटल गेन जो है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहले आपका सिर्फ प्रॉपर्टी था, अब उसने उसको एलोकेट कर दिया ओपन प्लॉट में, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में, फ्लैट्स में, और इसका पीरियड कर दिया गया है जी 6 ईयर्स विद। और ये है जी कंस्ट्रक्टेड प्लॉट पे विद इन 1 ईयर 15%, ओपन प्लॉट पे भी 15, फ्लैट पे भी 15, देन 1 ईयर, एक्सीडिंग 1 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स पे 12.5, 10, 7.5 एंड सो ऑन। ओपन प्लॉट्स के केस में ये 6% पे है, 0% पे आफ्टर 6 ईयर्स, और कंस्ट्रक्टेड में आफ्टर 4 ईयर्स है, और फ्लैट के केस में आफ्टर 2 ईयर्स है। तो ये इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है। और इसकी बेसिकली वजह भी ये थी कि लोग प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन वो ना प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और ना ही वो फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफ़ी अच्छी चेंज है। अच्छा, सिक्योरिटीज़ का पहले 12.5% था टैक्स ईयर 2022 में, लेकिन अब उसको उन्होंने दोबारा चेंज करके 15% कर दिया, और ओवर द ईयर्स इसको भी सिक्स टैक्स ईयर्स तक ले गए हैं, मतलब कि 6 आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 6 ईयर्स जो है इस पर भी कैपिटल गेन टैक्स 0% लगेगा। तो ये दोबारा पहले की तरह अप टू 1 ईयर 15%, जो पहले था 12.5% अप टू टैक्स ईयर 2022, ग्रेटर दैन 12.5, 10 एंड सो ऑन। तो ये आपका हर साल 2.5% रिड्यूस होता जाएगा।
इसके अलावा डेट सिक्योरिटीज़ पे जो कैपिटल सिक्योरिटीज़ है, आपके स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं ऑन बाय द कंपनीज, उन पे 25% है, बैंकिंग कंपनीज पे 39% है, क्योंकि इन पे कॉर्पोरेट रेट ही लगता है, और स्मॉल कंपनीज पे 20% है। अच्छा, पहले ये था कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट ऑन करते थे अदर देन सिक्योरिटीज़ एंड आपके प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपके उसमें उसमें आपके आ जाते थे ज्वेलरी, एंटीक, फोलियो, कोइन, मेडिलियन, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, उस पे आपको, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा था तो आपको 25% तक टैक्स एग्जम्प्ट हो जाता था, मतलब कि रेट लगता था 75%, और जो आपका नॉर्मल रेट था वो लगता था, लेकिन अब उन्होंने उस 25% वाली एग्जम्पशन इस सेक्शन में से ख़त्म कर दी है। अच्छा जी, ये कुछ टैक्स क्रेडिट्स विड्रॉ कर दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेज ऑन सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये आपका टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो था उसके थ्रू आया था। डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट, ये भी ख़त्म कर दिया गया है। आप घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं और उस पे जो आप मार्कअप पे करते हैं उसका आपको क्रेडिट मिलता था सैलरी के अगेंस्ट, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स एंड इंश्योरेंस, ये भी सैलरी के अगेंस्ट था। आपका टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी सैलरी के अगेंस्ट था। कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये भी आपका सैलरी के अगेंस्ट था। इसके अलावा टैक्स क्रेडिट था फॉर IT और IT एनेबल सर्विसेज, और इसमें आपको 100% टैक्स क्रेडिट मिल रहा था प्रोवाइडेड डेट के आप रिटर्न फाइल करें, आप आप आपकी विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल्स हों, आपने सेल्स टैक्स रिटर्न्स, अगर आप एप्लीकेबल है आप पे प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रिटर्न्स या सेल्स टैक्स रिटर्न्स, वो आप फाइल कर रहे हों, और आपने कमिश्नर से अप्रूवल ली हो। अच्छा जी, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन, ये ख़त्म कर दिया गया, और इन्वेस्टमेंट फॉर एमनेस्टी फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन, ये भी ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन चेंज कर दी गई, इसमें एक नया आप कह लें कि नई क्लॉज ऐड कर दी गई है। ऐसा सिटीज़न जो किसी और कंट्री में मोर देन 182 डेज प्रेजेंट नहीं है, और हु इज़ नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री, ऐसा पर्सन जो किसी और कंट्री में 182 दिन प्रेजेंट नहीं है या वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो वो भी आपका पाकिस्तानी रेजिडेंट इंडिविजुअल ट्रीट होगा और उसकी इनकम टैक्सेबल होगी पाकिस्तान। अच्छा, AOP की जो इनकम एग्जम्प्ट थी उसमें उसके बारे में पहले वहाम था कि जो उसकी एग्जम्प्ट इनकम है वो उसके पार्टनर्स के हैंड में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो अब एक प्रोवाइजो ऐड करके उन्होंने बता दिया गया है कि अगर किसी AOP की इनकम एग्जम्प्ट है तो वो उसके पार्टनर्स के हैंड में भी एग्जम्प्ट ही होगी। अच्छा जी, ट्रेडर्स के हवाले से जो सेक्शन 99A है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, और अब इसमें आपका जो टैक्स है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ज़रिए कलेक्ट किया जाएगा। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथली 30,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा तो 3,000, 30 से 50,000 के दरमियान है तो 5,000, 50 से 1 लाख के दरमियान है 10,000, और एक्सीडिंग 1 लाख है तो 50,000। और ये टैक्स ऐसे लोगों से कलेक्ट नहीं किया जाएगा जिन पे सेल्स टैक्स एक्ट के थ्रू टैक्स पे किया जा रहा है, जो अदर दैन Tier 1 रिटेलर्स हैं उन पे सेल्स टैक्स एक्ट का सेक्शन 3 जो है स्कोप ऑफ टैक्स, उसके ज़रिए भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। और ये जो टैक्स कलेक्ट होगा ये आपका फाइनल टैक्स होगा, और ये आपके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के थ्रू चार्ज किया जाएगा, आपके बिलों के थ्रू चार्ज किया जाएगा। अच्छा जी, अनएक्सप्लेन्ड इनकम में थोड़ी सी चेंज की गई है। अब आप इसमें जो 5 मिलियन की लिमिट है इसमें कोई चेंज नहीं है। अब पहले आपको सेपरेट नोटिस इशू करना पड़ता था 111 का और 222 का असेसमेंट अमेंड करने के लिए, लेकिन अब वो लॉ कह रहा है कि जी के सेपरेट नोटिस इशू करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये उसने बता दिया है कि इन केसेस में सेपरेट नोटिस अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनी अमाउंट क्रेडिटेड इन दी पर्सनस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एनी इन्वेस्टमेंट मेड आर ओनरशिप ऑफ मनी आर वैल्यूएबल आर्टिकल
suppression of any production, sales or any amount chargeable to tax, suppression of any receipt। अच्छा जी सॉरी। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने जो आप पहले हम पहले हमारी जो फॉरेन इनकम थी या हमारी जो रेमिटेंस थी वो इसी तरह, अगर वो हमें बैंक से प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट या पीआरसी मिलता था तो तभी हम उसको, तो जो लॉ था वो यही कहता था कि जो आपका पीआरसी है तभी उसी की बेस पे आपको सिर्फ जो आपकी रेमिटेंस है वो एग्जम्प्ट होगी। लेकिन अब उन्होंने जो अब मनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनको भी ऐड कर दिया गया। जो मनी रिसीव फ्रॉम मनी सर्विस ब्यूरोज, एक्सचेंज कंपनीज और मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर रेमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स क्वालिफाई एज अ फॉरेन रेमिटेंस। यानी कि इन्होंने जो मनी एक्सचेंज एजेंट्स थे, जो आपका वेस्टर्न यूनियन, मनी पे एंड सो ऑन, इस तरह को इस तरह के एक्सचेंज कंपनीज को भी अगर वो आप अपने CNIC पे मंगवाते हैं तो उसको फॉरेन रेमिटेंस ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, मिनिमम टैक्स को पहले हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे अप टू 5 ईयर्स, और ये आपका एडजस्ट होता था विद 29% ऑफ लाइबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी, जो आपकी नॉर्मल लाइबिलिटी है, जो कॉर्पोरेट टैक्स वाली लाइबिलिटी है। अब इसको हम कर सकते हैं जी ओनली 3 ईयर्स तक। इस पे आपका इसमें आपका जो अकाउंटिंग की टर्म है डेफर्ड टैक्सेशन, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो मिनिमम टैक्स है OMCs पे, मार्केटिंग कंपनीज पे, इसको रिड्यूस कर दिया गया जी 0.5 से 2.5%। अच्छा जी, एक नया सेक्शन ऐड किया गया जी, पावर टू इन्फोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो मोबाइल फ़ोन, सिम्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैस कनेक्शन जो है वो आपका डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे। और कोई भी पर्सन को आपका वो कनेक्शन आपके बहाल नहीं होंगे जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। अच्छा जी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो थी, अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते तो कमिश्नर आपकी असेसमेंट कर सकता था अप टू विद इन 5 ईयर्स, या 5 सालों की आपकी असेसमेंट कर सकता था। लेकिन अब वो है विद इन 6 ईयर्स आपकी वो जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। अच्छा जी, असेसमेंट ऑर्डर पहले इशू किया जाता था विद इन 120 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, तो अब इसका टाइम पीरियड बढ़ा के 180 डेज कर दिया गया है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में थोड़ी सी चेंज की गई है। इसमें जी आपकी वो केसेज आएंगे जिनके लाइबिलिटी 100 मिलियन से ज़्यादा हो, लाइबिलिटी या रिफंड जो है उसकी अमाउंट 100 मिलियन से ज़्यादा हो, और कुछ चेंजेस ये बिलो डिफाइन की गई, इनको आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, इंपोर्ट्स में थोड़ी सी चेंज आई है। एक तो जो हमारा जो पार्ट 2 ऑफ डिटेल्स का जो है इसमें रेट 2% से बढ़ा के 3.5% कर दिया गया है। पहले था हमारा पार्ट 1 का रेट था 1%, पार्ट 2 का था 2%, और अदर दैन डैट पार्ट 3 का था 5.5%। तो अब पार्ट 2 का रेट 2% से इंक्रीज करके 3.5% कर दिया गया। इसके अलावा ये, अगर इन चीज़ों को चाहे आप रॉ मटेरियल के तौर पे या फिनिश गुड्स के तौर पे आप इंपोर्ट करते हैं तो इन पे मिनिमम टैक्स लगेगा। एडिबल ऑयल, पैकिंग, पेपर और प्लास्टिक्स, और ये आपको पता है कि पैकिंग मटेरियल मोर देन 80% आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो इंपोर्ट कर रही हैं, तो डेफिनेटली इससे आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बढ़ेगी और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आवाम पे आएगा। अच्छा, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट में फर्दर एक थोड़ा सा इजाफा किया गया, और इस पे पेमेंट ऑफ सर्विसेज चार्ज कमीशन और फी बाय एक्सचेंज कंपनी टू द ग्लोबल मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स, पेमेंट टू कार्ड नेटवर्क कंपनीज और पेमेंट गेटवेज, इन पे आपका लगेगा जी एट द रेट ऑफ 10%, और ये आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है। अच्छा जी, एक्सपोर्ट में पहले था आप आप इधर से आप एज ए कमीशन ब्रोकरेज काम कर रहे हैं तो आपकी जो फॉरेन इंटेंडिंग कमीशन थी उस पर टैक्स लगता था एट द रेट ऑफ 5%। लेकिन अब उसको इस सेक्शन से एक्सक्लूड करके कर दिया गया और 154A में ले गए हैं, तो उस पर टैक्स लगेगा
जाएगा जी एट द रेट ऑफ 1%। तो इस पे ये टैक्स का रेट कम कर दिया गया। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में IT एंड IT एनेबल सर्विसेज को कर दिया गया है जी 0.25%। इसका टैक्स क्रेडिट भी ख़त्म कर दिया गया है। और बाकी तमाम केसेस में 1%। इसमें आपकी फॉरेन इंटेंडिंग कमीशन भी आ जाएगी और बाकी एक्सपोर्ट ऑफ अदर सर्विसेज भी आ जाएंगी एंड सो ऑन। अच्छा जी, पेमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड बाय स्वैप एजेंट्स। ये स्वैप एजेंट्स को ये इसकी डेफिनेशन भी ऐड की गई है और इस पे एक सेपरेट सेक्शन भी ऐड कर दिया गया, लेकिन इस पे इसके बारे में अभी कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया। अच्छा जी, टाइम लिमिट फॉर रिकॉर्ड पहले था आपके पास कि आपने 6 सालों के लिए मेंटेन करना है, क्योंकि बेसिकली आपकी असेसमेंट इवेंट होती है विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच असेसमेंट हैज़ बीन मेड। तो ये इफेक्टिवली 6 years बन जाते हैं। लेकिन अब वो कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन विच आर इंकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान और कंसील्ड इनकम इज़ फॉरेन सोर्स इनकम, तो इस केस में आपका रिकॉर्ड जो है वो पूरा रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेन्योर ऑफ 6 years। अच्छा जी, नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ के इसके हवाले से आपका सेक्शन ऐड किया गया है कि वो जी आपको रिकॉर्ड शेयर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अंडर असेसमेंट एंड सो ऑन। अच्छा, रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियल ऑनर का सेक्शन भी ऐड किया गया है और इसके और क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन ऐड की गई है सेक्शन 2 में, जो हमने स्टार्ट में देखी थी, और इसके अलावा इस पर सेक्शन ऐड किया गया है। और अभी इसके बारे में डिफ़ाइन करेंगे कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने FBR को देनी है बेनिफिशियल ऑनर्स के हवाले से। बेनिफिशियल ऑनर बेसिकली वो पर्सन है जो 25% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो उसकी किसी कंपनी में, या एज ए पार्टनर हो किसी पार्टनरशिप कंसर्न में, या जो आप राइट एक्सरसाइज कर सकता हो। और अगर इसके अलावा इस सेक्शन 191 में आपकी पेनल्टी 182 में भी इसको ऐड किया गया कि इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस सच पर्सन और सच कंपनी और एसोसिएशन पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 1 million, कि अगर आप सही पर्टिकुलर FBR को नहीं देते या पर्टिकुलर्स ही नहीं देते तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी 1 million की। अच्छा जी, इसके अलावा पेनल्टीज़ में और क्या चेंज आया जी कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते टाइम पे तो मिनिमम पेनल्टी जो है इन केस ऑफ इंडिविजुअल जिसकी सैलरी इनकम 75% से ज़्यादा हो 10,000 रुपीज़, ये पहले 5,000 रुपीज़ थी। मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 200% ऑफ टैक्स पेबल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करे। इसके अलावा पेनल्टी की अमाउंट जो है 75% या 50% या 25% या यहाँ तक रिड्यूस करती जाएगी अगर आप विद इन 1 year 2 या 3 months जो है अपनी रिटर्न फाइल कर दें। तो इसमें ये चेंज आई है कि अगर आपकी सैलरी इनकम में 75% से ज़्यादा, तो पहले था 5,000, वो अब 10,000 हो गई है। और अदर दैन डैट है जी, तो वो आपकी लाइबिलिटी मैक्सिमम जो एक्सीड करेगी वो 200% ऑफ टैक्स पेएबल है। और इसके अलावा अगर आप विद इन 1 year रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी जी 75%, अगर विद इन 2 month करते हैं तो 50, और विद इन 3 तो 25%। अच्छा जी, स्वैप एजेंट्स हैं जो अपने रोल ना परफॉर्म करें या फंक्शंस ना परफॉर्म करें या इंटीग्रेट ना हो, तो उस पर ये लाइबिलिटी है जी 50,000 विद इन फॉर फर्स्ट डे ऑफ डिफॉल्ट फॉर 7 days एंड सो ऑन। ये इसके बारे में अभी कुछ भी डिफाइन नहीं किया बोर्ड। जो फेल हो जाए, जो इंटीग्रेट ना करे, वो 500,000 पेनल्टी है जी, और 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। एंड ये फिर वो एनी पर्सन हु फेल टू इंटीग्रेट इज बिजनेस विद बोर्ड, इसकी अप टू जी 1 million है जो बोर्ड के साथ इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा। ये ऊपर वो है जी कि जो इसने ट्रांजैक्शन ऐसे किए हैं टू अवॉइड टैक्स, और नीचे वो पर्सन है, ऊपर वाला पर्सन इंटीग्रेट हो गया है और नीचे वाला वो पर्सन है जिसने इंटीग्रेशन ही नहीं करवाई। और अगर वो करता जाए ये ऑफेंस फॉर अ पीरियड ऑफ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, उसका बिजनेस सील कर दिया जाएगा उस टाइम तक जब तक वो अपना बिजनेस
इंटीग्रेट नहीं कर लेता। अच्छा जी, प्रोसिक्यूशन ऑफ नॉन कंप्लायंस में जी ये जो दो है जी, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस और नॉन जनरेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस वेरीफाइएबल बाय बोर्ड सिस्टम, जो आपका पीओएस सिस्टम है। इसमें जी आपको फाइनल इम्प्लीजमेंट है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और बोथ। अच्छा जी, एडवांस टैक्स ऑन मोटर व्हीकल, इसमें जी उन्होंने जो मोटर व्हीकल है जी उसकी डेफिनेशन को पास कर दिया है। मोटर व्हीकल टू इंक्लूड कार, कारवां, ऑटोमोबाइल, जीप, लिमोजीन, पिकअप, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ट्रक्स, वैन, वैगन एंड एनी अदर ऑटोमोबाइल, motor vehicle used for public transportation, carriage of goods, electrical machinery, rickshaw, motor vehicle rickshaw, any other motor vehicle having engine capacity up to 200 cc, sorry। और ये डेफिनेशन सिर्फ 231 बी के लिए, जो आपका प्राइवेट मोटर व्हीकल टैक्स है उसके लिए रिस्ट्रिक्ट की गई है। अच्छा जी, एडवांस टैक्स ऑन मोटर व्हीकल टैक्स जो आपका है जी, टोकन टैक्स, उस पे जी उसको थोड़ा सा वास कर दिया गया है एयर कंडीशन और नॉन एयर कंडीशन के हवाले से। ये आपका एग्जिस्टिंग था पुराना, और ये जी नया है जी। 4 to 10% भी अब लगेगा जी। 5000 नॉन एयर कंडीशन, 500 और एयर कंडीशन के लिए डबल, 10 to 20% एंड 20% अबाउट 20, 1500, 2000, 2500, 2500, 4000। तो ये इसको जो आपका एडवांस टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स है इसको चेंज करते हैं। इसको बेसिकली आप टोकन टैक्स भी कहते हैं अपनी ज़बान। अच्छा जी, एडवांस टैक्स ऑन सेल और ट्रांसफ़र ऑफ रिमूवल प्रॉपर्टीज़ को आपने 1% से इंक्रीज़ करके 2% कर दिया गया है। और होल्डिंग पीरियड भी आपको पता है कि जी वो 6 साल और 10 साल तक जा रहा है, तो इसको भी चेंज कर दिया गया है, इसको 10 साल तक कर दिया गया है। अच्छा जी, अगर आप कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन करते हैं अब्रॉड या कोई मनी रेमिट करते हैं, तो उस पर 1% एडवांस टैक्स लगेगा। और इसके लिए एक नया सेक्शन ऐड कर दिया गया है, तो 236Y, एडवांस टैक्स ऑन पर्सनस रेमिटिंग अमाउंट्स अब्रॉड थ्रू क्रेडिट और डेबिट और प्रीपेड कार्ड्स। अच्छा जी, प्राइस स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं एफबीआर ने, उसके हवाले से सेक्शन भी ऐड कर दिया गया। आप किसी भी पीओएस इंटीग्रेटेड पर्सन से कोई शॉपिंग करें, उस इनवॉइस को आप टैक्स आसान ऐप के ज़रिए से वेरीफाई करें और आप उस पर कैश प्राइस जीत सकते हैं। अच्छा जी, 236(1) आपका जो कलेक्शन ऑफ एडवांस टैक्स बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो लगता था आपका 2 लाख से एक्सीडिंग 5%, उसको रिमिट कर दिया गया है। पेमेंट टू रेजिडेंट फॉर यूज़ ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट 236Q जो लगता था एट द रेट ऑफ 10%, और ये एडजस्टेबल था, इसको भी ख़त्म कर दिया गया। अच्छा जी, रेट फॉर इंडिविजुअल एंड एओपीज अदर दैन जो आपके सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उस पर जी 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 6 से 8 लाख तक है 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, 8 लाख से 12 लाख तक 10,000 एंड प्लस 12.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 8 लाख एंड सो ऑन। इसको चेंज किया गया है। अच्छा जी, सैलरी के स्लैब चेंज कर दिए गए हैं, काफ़ी रिवैम्प कर दिए गए हैं। पहले 6 लाख से 12 लाख तक था आपका 5%, अब उसको हाफ कर दिया गया 2.5%। 12 से 18 लाख तक पहले आपका था जी 30,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख, अब वो 30,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, अब उसको कर दिया गया है जी 15% प्लस 12.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। 18 से 25 लाख तक कर दिया गया जी 1,65,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2.4 लाख, 2.4 मिलियन। तो इसको पहले ये 18 लाख था, इसको 24 लाख तक कर दिया गया है, और ये 24 से 36 पे कर दिया गया है। मतलब कि ये बिल्कुल ही आपके जो टैक्स स्लैब्स पुराने थे सैलरी के, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया। स्मॉल कंपनी के लिए रेट 20% कर दिया गया है, बैंकिंग के लिए 45, और आपका एनी अदर कंपनी के लिए 29%। अगर आप इंपोर्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन्स, तो उस पर अगर आप CPU कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट में करते हैं और
नॉकडाउन यूनिट में करते हैं तो उस पर कम हो जाएगा। CBU के केस में 3000 और 11,500, वैल्यू एक्सीडिंग 350 एंड अप टू 500 USD। और इन CKD कम्प्लीटली नॉकडाउन में 3000 और 5,200। अच्छा जी, मोटर व्हीकल टैक्स जो प्राइवेट टैक्स था आपका, जो टोकन टैक्स था, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी। 4 to 10% पे 500 नॉन एयर कंडीशन और 1000 एयर कंडीशन एंड सो ऑन। एग्जिस्टिंग आपका 50 था, 100 था और 300 था, तो ये आलमोस्ट कोई 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इसमें। अच्छा जी, एडवांस टैक्स ऑन परचेज, ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, इसको भी चेंज कर दिया गया है जी। एग्जिस्टिंग आपका अप टू 850 CC आपका था जिस 7500, इसको 10,000 कर दिया गया है। 1000 CC तक आपका था 15,000, इसको 20,000। 1300 CC तक आपका 25,000 सेम, और 1600 CC तक सेम है जी। 1800 CC का डबल, और इसके बाद आपका जी 1800 CC के बाद या 1600 CC के बाद इसको आप डबल ही कंसिडर करें। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स भी आप कलेक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 3%, जहाँ वैल्यू जो है 5 मिलियन या इससे ज़्यादा हो। और जो ट्रांसफ़र पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रांसफ़र पे लगेगा जी 20,000, और ये आपका जो है जी 10% एनुअली रिड्यूस करता जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। तो आपकी जो लोकल व्हीकल्स हैं उस पर टैक्स लगेगा जी CC वाइज, और इम्पोर्टेड व्हीकल्स पे लगेगा जी वैल्यू वाइज। अगर आपकी वैल्यू 5 मिलियन या उससे ज़्यादा है तो उस पर 3% लगेगा, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ट्रांसपोर्ट पे 20,000, और एनुअली जो है वो 10% इंक्रीज़ करता जाएगा, और इफ़ेक्टिवली आफ्टर 10 ईयर्स उस पर कोई एडवांस टैक्स नहीं चार्ज होगा। अच्छा जी, सेकंड स्केड्यूल के पार्ट 1 में जो चेंजेस आई हैं उनको देख लेते हैं। इनकम ड्राइव्ड बाय इंस्टीट्यूशंस, इन इंस्टीट्यूशंस की इनकम जो है वो एग्जम्प्ट है। क्लॉज 66 में एडिशन की गई है। आपको पता है जी, क्लॉज 66 जो है वो सेक्शन 100C में भी डिफाइन किया गया है कि ये जो ये इन पर्सनस की जो इनकम है वो एग्जम्प्ट है, या उनकी इनकम को 100% टैक्स क्रेडिट दिया गया है। उनमें ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जिनको क्लॉज 66 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड स्केड्यूल में डिफाइन किया गया है। इन पर्सनस की विदहोल्डिंग नहीं होगी। इसमें अब दावत इस्लामी है, हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ है, करानदाज है एंड सो ऑन। अच्छा जी, ये कुछ दूसरी क्लासेस हैं, इनको देख लीजिएगा। रेट स्कीम, अच्छा जी, अलाउंस आर परक्विजिट्स बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फॉर एंटरिंग सर्विसेज आउटसाइड पाकिस्तान। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी बंदे को या अपने एम्प्लॉई को कोई अलाउंस देती है या रकम पे करती है सर्विसेज रेंडर करने के लिए आउटसाइड पाकिस्तान, तो वो इस क्लॉज को ख़त्म कर दिया गया। मतलब कि पहले वो अलाउंसेस एग्जाम थे, लेकिन अब वो टैक्सेबल है। अच्छा जी, मंथली पेंशन फ्रॉम वॉलेंटरी पेंशन फंड, इसको भी अब ख़त्म कर दिया गया, मतलब ये भी एग्जाम नहीं होगी। अच्छा जी, एग्जाम्पशन ग्रांटेड फॉर स्टील इंडस्ट्री। अच्छा जी, जो 24C है पार्ट 2 की, पार्ट 2 बेसिकली पार्ट 2 सेकंड स्केड्यूल आपका डिस्क्राइब करता है जी रिड्यूस रेट पे, जिन पे विदहोल्डिंग का रिड्यूस रेट है। तो अब स्टील सेक्टर पे भी आपका रेट लगेगा 25%, 0.25%। जिस तरह आपके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इस तरह स्टील को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो एज़ पर क्लॉज 24C ऑफ द पार्ट ऑफ द सेकंड स्केड्यूल ऑफ स्टील पे भी विदहोल्डिंग 0.25% होगी जब हम उनको पेमेंट करेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशंस थी कि वो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हों, सेल्स टैक्स की और इनकम टैक्स की। अच्छा जी, मिनिमम टैक्स जो है इन सेक्टर्स पे 0.25% लगेगा अंडर सेक्शन 113।
होलसेलर, रिटेलर, अब इसमें स्टील ऐड कर दी गई है जी। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आपकी चाय, चीनी, सो ऑन, इस तरह की चीज़ें जो हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन, शुगर, सीमेंट एंड एडिबल ऑयल। और वही कंडीशन जी, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की एटीएल में आ रहा हो। और रिटेलर्स के लिए जी, जो टीयर 1 रिटेलर्स हैं उनके लिए है जी कि आप एफबीआर के पीआर सिस्टम के साथ ऐड हों। अच्छा जी, गोल्ड और सिल्वर के केस में आपने विद होल्डिंग करनी है जी के 1%। तो बेसिकली इसमें चेंज आया कि स्टील को ऐड कर दिया गया। स्टील पे आपको विद होल्डिंग होगी एट द रेट ऑफ 0.25%। और मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 वो भी लगेगा, जो टर्नओवर पे लगता है वो भी 0.25% लगेगा। और इसके अलावा जो आपकी ज्वेलरी है, ज्वेलरी ज्वेलरी की पेमेंट करते हुए आप विद होल्ड करेंगे 1%। अच्छा जी, रिडक्शन इन लाइबिलिटी में सबसे जो पार्ट 3 है वो डील करता है फिर रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी। पार्ट 1 करता है जी टोटल एग्जम्पशन, पार्ट 2 करता है जी रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, और पार्ट 3 ऑफ द सेकंड स्केड्यूल डील करता है जी रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा जी, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पे पहले एवरेज रेट लगता था जी 10%, तो अब उस पर लगा करेगा जी 5%। ये कुछ इसमें से क्लॉजेज विड्रॉ कर दी गई हैं जी। क्लॉज 1, फ्लाइंग अलाउंस जो आप देते थे, और जी जो अलाउंस आप पायलट्स को देते थे वो भी ख़त्म कर दिया गया। अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन पे मिनिमम टैक्स नहीं लगेगा। जो मोबाइल फ़ोन आपके लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं या लोकली असेंबल्ड हैं उन पर सेक्शन 113 नहीं लगेगा। इन पे आपकी जो सेक्शन 148 है उसकी जो विदहोल्डिंग है 1%, 2% या 5.5% वो नहीं लगेगी। अच्छा जी, अगर आपके अफेयर आपका टोटल ऑडिट हो चुका है अंडर सेक्शन 177 या बैलेटिंग के थ्रू 214C, तो आपका 4 सालों तक ऑडिट नहीं होगा। कमिश्नर कर सकता है लेकिन वो उसको बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होगी। अच्छा जी, जो परचेज एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय नॉन रेजिडेंट है, देखिए रेजिडेंट के केस में आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बढ़ गई है 3%। तो बल्कि 3.5 टाइम्स बढ़ गई है। तो ऐसे पर्सन जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास पीओसी है या नाइकोप है, तो उन पे जो सेक्शन है, जो उन पे 10 स्केड्यूल की प्रोविजन है वो नहीं लगेगी। अच्छा जी, इन जो जो क्लॉज 66 पार्ट 1 में जो इंस्टीट्यूशन हैं जैसे दावत इस्लामी है या हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ है, तो उन पे उनकी आपने विथहोल्डिंग नहीं करनी, वो विथहोल्डिंग से एग्जम्प्ट है, लेकिन उन्होंने पेमेंट करते हुए विथहोल्डिंग लाजमी करनी है। सच पर्सन शैल कंटिन्यू टू परफॉर्म फंक्शन एज विथहोल्डिंग एजेंट एंड कलेक्टिंग एजेंट्स। अच्छा जी, पर्सन नॉट अपेयरिंग इन दी एटीएल, टेंस कैजुअल इनको डील करता है जो पर्सन एटीएल में डील नहीं करे। एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स, पहले आपका इंक्रीज़ होता था 1 टाइम्स, अब आपका इंक्रीज़ हो रहा है 3 टाइम्स। सपोज आपका 15,000 है तो उसको 3 टाइम्स कर लें जी, आपका 15 आपका 45 और ये 60,000 तक पहुंच जाएगा अगर आप वो 800 सीसी तक कार ले रहे हैं। आप अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और आप नॉन फाइलर या इनएक्टिव हैं तो आपका टैक्स इंक्रीज कर जाएगा 303.5 टाइम्स। मतलब कि अगर आप 2% पे कर रहे हैं तो आप देख लें जी 6%, 7+2 और ये आपका 9% हो जाएगा इफ़ेक्टिवली। अच्छा जी, ये आपका 154A जो है, जो आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आर टी एनेबल्ड
देन आपकी अदर सर्विसेज उस पे आपका टेंस कैजुअल नहीं लगेगा। थैंक यू जी, थैंक यू। प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को। थैंक यू।